नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लखनऊ में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जीओसी इन सी सूर्या कमांड ने पुलिस मुख्यालय में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के मुद्दों और सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान, पुलिस और सेना के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की। तो प्रशांत कुमार से लेफ्टिनेंट जनरल यहां पर मिले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने मुलाकात की है और यहां पर सैनिकों के तमाम कल्याणकारी मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि लखनऊ में ये मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी और जीओसी इन सी सूर्या कमांड ने पुलिस मुख्यालय में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के मुद्दे को लेकर के चर्चा की और सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान और पुलिस और सेना के बीच बेहतर समन्वय पर यहां पर चर्चा की गई। और इसी मुलाकात की और चर्चा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डीजीपी और लेफ्टिनेंट जनरल मिलते हुए दिखे और मुलाकात के बाद से उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह भेंट के रूप में भी उन्हें दिया और साथ ही सेना के बीच में समन्वय, सेना और पुलिस के बीच में एक बेहतर समन्वय के लिए मुलाकात हुई और कई कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को ओडिशा की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। वहीं मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परीदा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं उन्होंने दी। साथ ही मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों को भी यहां पर बधाई दी। गौरतलब है कि ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर भी संदेश लिखकर बधाई दी है। वहीं सीएम योगी ने लिखा है कि मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री और कनक वर्धन सिंह देव प्रवती परीदा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और आप सभी के कुशल नेतृत्व में महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा भूमि ओडिशा समग्र विकास के पथ पर चलते हुए लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। तो ओडिशा की ये तस्वीरें और ओडिशा में क्योंकि पहली बार बीजेपी का सीएम ओडिशा को मिला है, बीजेपी की सरकार वहां पर बन चुकी है, तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर शामिल हुए। इसी के साथ ही अमित शाह शामिल हुए, बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के यहां पर शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो है ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर बाकायदा ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और कहा है कि ओडिशा के विकास में वो योगदान देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ली है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में किया गया, जिसमें दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शिरकत की है। साथ ही देश के कोने कोने से नामी हस्तियां इसमें शामिल हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद से एक एक करके दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली। तो मोदी कैबिनेट 3.0 में उत्तर प्रदेश का दबदबा कायम रहा। आपको ये भी बता दें कि यूपी से 10 चेहरों को मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बृजमोहन जी, एक बड़ी उपलब्धि ये एनडीए के लिए कही जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनना, और एक बात कहे तो ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 6 दशक बाद कोई ऐसा व्यक्ति भारत में है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की जिसने शपथ ली, और ऊपर से उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का वहां पर नहीं रहा, लेकिन बावजूद उसके दबदबा मंत्रिमंडल में बीजेपी का ही, उत्तर प्रदेश का ही दिखा। देखिए, मैं ज्योति आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और आप ये मान के चलिए कि लगभग खास तौर से 90 के दशकों के बाद, लगभग 3 दशक के बाद से 2007 में सबसे पहली सरकार बनती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के, मुख्यमंत्री मायावती उस समय बनी बसपा सरकार की 2007 में, और फिर 2012 में उसकी भी संख्या से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, और 2017 में अब तक के लगभग जो है अगर हम 80 के दशक के बाद से अगर हम बात करें तो उसके बाद से पहली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और हालांकि मैं बोलूंगा उस समय योगी जी तो मुख्यमंत्री बाद में बनते हैं, प्रधानमंत्री देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके थे, 2014 में बने, तो 17 में यहाँ चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, और फिर उस समय प्रभारी जो उत्तर प्रदेश के रहे अब जी, जो वर्तमान में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और गृह मंत्री फिर बने, और आज भी वो गृह मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से उनकी भूमिका बड़ी अहम है। 2017 में जितनी सीटें आई, लगभग 325 सीटें आती हैं सहयोगी दल के बल के साथ, तो ये बताता था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे जो चरम सीमा होती है, जो सबसे बेस्ट उनकी जो सीटों की जो क्षमता थी वो उन्होंने पा लिया। तो देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है कि जब आप अपनी संख्या से, पर्याप्त संख्या से भी जब आप उसको टच कर लेते हैं उस नंबर्स को, तो उसके बाद आपको फिर थोड़ा नीचे गिरना है। बड़ी बात यह है कि आपका कितना नीचे गिरना है, क्या आपकी सरकार चली गई, ये बात विपक्षी दलों को खास तौर से, और इस देश के तमाम ऐसे विपक्षी सोच के लोग, क्योंकि मैंने एक नया शब्द मैं आपसे बताऊं, विपक्षी सोच, सिर्फ विपक्षी दल का नाम लेकर के हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपनी टिप्पणी दे देता है, और जिस दिन जब रिजल्ट आया 4 जून को, तो मानो ऐसा लग रहा था सुबह के 11 से 4 बजे के बीच में कि पूरी 10 वर्ष की सरकार चली गई और जो सरकार आ रही है, और उसमें नई सरकार बनने से ज्यादा इस बात का घमंड ज्यादा था कि 10 साल वाली सरकार को सबक सिखा दिया गया। ये एक अपने आप में बड़ी सोचनीय विषय। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम होती हैं, तो 2014 में जो सीटें थी वो आपकी 73 सीटें थी, 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2 सीटें सहयोगी दल अपना दल एच को मिली थी, अनुप्रिया पटेल, और एक प्रतापगढ़ से चुनाव जीते थे हरिवंश सिंह, तो ये टोटल 73 सीटें उन्हें मिली थी, और उसके बाद फिर 63 सीटें मिलती हैं सहयोगी दल को लेकर के, और फिर इस बार 37 सीटें मिलती हैं। देखिए, ये नंबरिंग का तो गेम ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जो दल खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 में भी मिलकर आए थे, लेकिन उनको जनता ने उनको सराहा नहीं और दोनों को नकार दिया। एक भी सीट नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी उस समय, और फिर 2022 में जब चुनाव जीते तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं जीत करके आते, 1 सीट कांग्रेस पार्टी की आती है, बसपा की एक भी सीट नहीं आती, और 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ मिलकर लड़े थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आती हैं और 10 सीटें आती हैं बहुजन समाज पार्टी को।
अब 2024 का जो चुनाव रहा है इसमें अखिलेश यादव धरातल पे काफी समय से थे और ये मान के चलिए, देखिए 2014 में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ 5 सीटें उनकी मिली थी, जबकि सरकार 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की थी। ये माना जा रहा था कि वो यंग चीफ मिनिस्टर है और अभी पब्लिक में उनका मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो उनको पहली बार इस बात के लिए लोगों ने उनको कहा कि नहीं सीखने दो। फिर 2017 में सरकार चली गई तो बोले कि पार्टी में विघटन हो गया था, चाचा भतीजा की लड़ाई हो गई थी, इसलिए सरकार नहीं आज बनती है। और उनकी जो नंबरिंग थी वो इतने कम नंबर से 45 की संख्या हो चुकी थी, जो कि आज तक कभी समाजवादी पार्टी ने अचीव नहीं किया था। जबकि जब उनकी पार्टी बनाई थी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तब भी उस पार्टी की ये स्थिति नहीं थी। जो 2019 में भी उनकी जो संख्या थी वो 5 सीटें थी और 2024 में 37 सीटें। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज भी वो नंबर सबसे ज्यादा नहीं है। 2004 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, 2004 में उनको 38 सीटें मिली थी। हालांकि 38 सीटें होने के बावजूद भी देखिए एक समाजवादी पार्टी के साथ एक थोड़ा सा बैड लक आप इसको कह सकते हैं, यह परिस्थितियां ऐसी होती हैं। 38 सीटें होने के बावजूद भी यूपीए 1 की जब सरकार बनी थी उसमें बाहर से समर्थन लिया था यूपीए सरकार ने, क्योंकि इस बात को लेकर के पार्टी में कांग्रेस पार्टी में एक मंथन हुआ कि अगर आपने समाजवादी पार्टी के 38 एमपीज को अपने साथ जोड़ दिया, क्योंकि आप इनके विरोध में यहाँ पे आप आए और ये आप इनके साथ चले जाएंगे, तो जो वोट बैंक है खासतौर से जिसको हम ओबीसी और मुसलमान वोट बैंक कहते हैं, तो वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी कांग्रेस और कॉमन है। तो उन्होंने बोला कि आप इनको दूर से रखिए, बाहर से समर्थन हम लेंगे, अंदर से नहीं लेंगे। दूसरी एक और बात थी, बहुजन समाज पार्टी ने एक शर्त रखी थी 2004 में और 9 में भी ये शर्त रखी थी, आप बाहर से हमारा भी समर्थन लीजिए, आप मंत्री किसी को नहीं बनाएंगे, ना हमारी पार्टी के बनाएंगे मंत्री, ना आप कांग्रेस, ना आप समाजवादी पार्टी के एमपी बनाएंगे। तो कांग्रेस के लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई थी कि उनको लगा कि बाहर से समर्थन भी ले लेंगे और दोनों के हम सांसद भी अपने साथ जोड़ करके सरकार चला लेंगे। 2004 से 9 और 9 से 14 ये 10 साल हुआ। ये मैं जब प्रधानमंत्री कार्यालय और खासतौर से सरकार को मैं कवर करता रहा हूं, तो 2004 से और 3 से ही मैंने सरकार कवर करना शुरू किया था, तो मैं बहुत नजदीक से पूरी परिपाटी को देख रहा था। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात, आपको मैंने ये सारा इतिहास इसलिए बताया ज्योति, देखिए क्या है 37 सीटें आई जरूर है, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि अब ये 37 जो आ गया ये इनका मैक्सिमम नंबर चला गया। अब 2017 जो 2027 खासतौर से जो कि विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि असल बात तो सत्ता लाने की ना, आप संख्या तो ले आए, सत्ता आप कैसे लेकर के आएंगे वो उनके ज्यादा मुश्किल चीज है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, उन्हें तो मेहनत कर रही है। योगी आदित्यनाथ को आप देखिए कि जिस दिन से सरकार यहाँ पे बनी है, शपथ ग्रहण होने के बाद से लगातार उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं इस विचारधारा को समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरे देश में विपक्षी सोच भी मैं इस बात को कहूंगा। आज उड़ीसा में सरकार बन गई, आंध्र प्रदेश में सरकार बन गई, वहां भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी सहयोगी दल के रूप में है चंद्रबाबू नायडू के साथ, और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार बनी। तो कमजोर कौन है? सरकार तो 37 तो सीटें इनके आगे, इनकी सीटें 33 हैं, लेकिन सरकार में तो है, दिल्ली में भी काबिज है, उत्तर प्रदेश में भी काबिज है। अब इसके भी तमाम तर्क लोग देना शुरू कर देंगे लेकर के कि नहीं संख्या बढ़ गई, वो तो परसेंटेज बढ़ा है। आप ये समझिए कई प्रदेशों में उनका वोटर परसेंटेज बढ़ा है, 2% 1% से कई बार चुनाव हार जीत हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो आपने सबसे पहली लाइन इस बुलेटिन में जब आपने बोला कि लगभग 6 दशकों के बाद से पहली सरकार बनी है जो तीसरी बार कार्यकाल पूरा होता है, कार्यकाल उन्होंने लिया है और प्रधानमंत्री बने, ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप ये मान के चलिए जो कमियां रह गई थी, जो अपनी बात को पहुंचा, आप एक घर में पूरा एक परिवार होता है जिसमें 5 से 6 लोग होते हैं, संख्या होती है, तो एक बेटे को माँ बाप की बात समझ में आती, दूसरा बेटा नहीं समझता, एक बेटी को समझ में आती, दूसरी बेटी को नहीं समझ में आती, और अगर सबको समझ में आ जाती तो हो सकता है घर की जो मुखिया, जिसको हम होम मिनिस्टर कहते हैं, जो महिला, जो पत्नी होती है, जो पिता की वाइफ होती है, जो बेटी के पिता होते हैं, माता होती है, उनको भी नहीं समझ में आती। तो जब घर में कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति बन सकती है, तो ये तो देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, कुछ प्रदेशों में आपकी स्थिति मजबूत होती है। केरला में आप देखिए पहली बार वहां सरकार बनी, वहां पे पहली बार एमपी वहां पे आए, उस एमपी को चुनाव उनको मंत्री भी बनाया गया है सुरेश गोपी जी को, और एक बड़ी उपलब्धि देखिए, ये इतना बड़ा दिल मुझे नहीं लगता किसी भी जो है सरकार में कभी कोई पार्टी कर पाएगी। पंजाब में इनकी एक भी सीट नहीं आती है, लेकिन जो चुनाव हार गए उसको भी उन्होंने बिट्टू जी को वहां पे तो वो एक कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। वो 24 प्रदेशों में के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो कि, और ये मान के चलिए अभूतपूर्व काम होने वाला है, एक सबसे बड़ा काम होने वाला है। मैं आपसे बताते चलूं, पहली विदेश यात्रा होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कल वो इटली जा रहे हैं, वहां G7 समिट हो रहा है और वो जाएंगे कल।
दो दिवसीय उनकी, हालांकि 13 से 15 तक का G7 समिट है। देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बात क्या है कि G7 में भारत उसमें जो है G7 देशों में वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन विशेष रूप से इटली के प्रधानमंत्री और G7 के जो सदस्य हैं, जो सदस्य देश है, उन्होंने भारत को खास तौर से बुलाया है और कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स कल होने वाली। आज विदेश सचिव ने इसको लेकर के, अगर हमारे इनपुट हेड ने, मैंने उनको ये डिटेल्स भेजी थी, अगर वो इस बुलेटिन में उस बात को, वो इस खबर को चला पा रहे हैं, जो विदेश सचिव विनय जी ने उस पर आज तमाम उन्होंने ब्रीफिंग की थी कि उसमें क्या क्या मुद्दे होने आ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप सोचिए देश की स्थिति क्या हो रही है। सिर्फ हमें घर के अंदर नहीं कि घर हमने साफ कर लिया, घर के बाहर भी हमें देखना पड़ता है कि हमारा घर कितना, हमारी वहां पे हमारे को चलने में कैसा लगे, वो कितना साफ है। तो देश के अंदर तो आज प्रगति हो गई है क्योंकि सरकार बन गई। देश के बाहर क्योंकि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आपको सबके साथ मिल बैठ कर काम करना पड़ता है और इसी के चलते उन्होंने विदेश यात्रा पहली होने जा रही कल इटली की जो है, और वहां पे उसके बाद हो सकता है स्विट्जरलैंड में भी उनको जाना है। ये सारी बातें हालांकि कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो कुछ उसमें गुप्त भी रखा जाता है और वो 1 से 2 दिन बाद उनको बताएंगे। लेकिन देखिए ना, वो अभी कहते हैं ना 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद से उन्होंने फिर मेहनत शुरू कर दी, लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये मेहनत कहाँ आपको किसी दूसरे दल के नेताओं को मिलेगी? वो सब लोग स्टूडियो, जैसे हमारे कहते हैं ना स्टूडियो पत्रकार हमारे जो होते हैं बैठ करके अपना ज्ञान देते हैं, बहुत सारे नेता अपने वहां पे अपनी बिल्डिंगों में बैठ करके बाइट दे देते हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री हैं ये जाकर के काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्वरूप में। तो आप ये मानिए 33 सीटें अखिलेश यादव जी की आती है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। और 33 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो 2017 मार्च से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं। सुबह वो आज भी उठते हैं 4 बजे और उसके बाद से अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं और शाम को भी वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है, मैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी अपने उत्तर प्रदेश की अपने सारे दर्शकों को देना चाहता हूँ। कल एक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे प्रदेश के एडीजी, आईजी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिसको हमारे एसीएस होम दीपक कुमार जी, हमारे डीजीपी प्रशांत कुमार जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी, ये लोग बैठ के कल मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का पूरा मुआयना करेंगे जो है। और मैं आपको एक सबसे आखिरी मैं आपको बाइंड अप करना चाहूंगा कि देखिए आखिरी एक बड़ी बात है, कल हापुड़ हमारे नोएडा से मात्र थोड़ी ही दूरी पर, ये हापुड़ में आप छदारसी टोल होता है, कभी आप उस तरफ से गुजरी हो तो पहला टोल पड़ता है वो, उस टोल पर कल एक बुलडोजर लेकर के एक व्यक्ति जो है वो उसको पैसे मांगे तो वो लेकर बुलडोजर से उसने पूरा टोल तोड़ दिया। मात्र आधे घंटे के अंदर उसको बुलडोजर समेत उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से वो जितना तेजी से बुलडोजर लेकर गया था उतनी ही तेजी से वो, उतनी ही धीरे गति में वो लंगड़ाते हुए वो चल रहा था। ये है योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तीव्र काम करने की शैली। इसका मुकाबला पूरे देश में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हार जीत होती है तो, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या देश के लोग हैं, उन्होंने जिस सरकार का चयन किया है वो और बेहतर काम करेगी। सबक मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं सरकार तो बन चुकी है तो उस काम और बेहतर होगा और हम लोग इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, आप ये देखिएगा आने वाले समय में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यही इसका नतीजा है कि देश के साथ साथ विदेशों में भी अब भारत की धाक बढ़ चुकी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो चलिए, हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और इस सरकार में यूपी के मंत्रियों का एक बार फिर से दबदबा देखने को मिला। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा पर विदेश सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Countries invited for the outreach summit. At this session, the focus would be on artificial intelligence, energy, Africa and the Mediterranean. It will be a block agenda item where the G7 and the outreach countries would share their views and perspective. India's regular participation at the G7 summit clearly points to increasing recognition and contribution of the efforts that India has been consistently making in trying to resolve global challenges, including those of peace, security, development, and environment preservation. India's participation at this G7 summit acquires particular salience in context of India's recently held, well, not so recent, presidency of the G20, where India took a leading role in building global consensus on a number of contentious issues. As you are also aware, India has so far organized
2 sessions of the Voice of the Global South Summit, which have been aimed at bringing the interest, priorities and concerns of the Global South on the global stage. At G7 also, we have always brought the issues of Global South to the forefront. The G7 summit under Italian presidency has chosen some key priorities for the current year. In broad terms, these are: first, conflict in Russia, Ukraine, Middle East with its consequences for the global agenda. Secondly, relationship with developing nations and emerging economies with focus on Africa and the Indo-Pacific region. Third, migration together with climate-energy linkages and food security. And last but not least, the artificial intelligence. Prime Minister's participation in the G7 summit would also provide a timely opportunity to follow up on outcomes of the G20 summit held under India's presidency last year and deliberate on issues which are significant for the Global South. On the sidelines of the G7 summit in Italy, Prime Minister is also expected to hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the outreach countries and the international organizations. As per the information that we have, besides India, Italy as G7 presidency has also invited Algeria, Argentina, Brazil. Brazil is also a member of the G20 Troika, Egypt, Kenya, Mauritania. Mauritania also holds the African Union presidency, Saudi Arabia, South Africa, which is again G20 Troika, Tunisia, Turkey, UAE, and some international organizations, including the United Nations. Honorable Prime Minister is also expected to hold a bilateral meeting with the Prime Minister of Italy. As you are all aware, the two Prime Ministers last met during the COP28 summit in Abu Dhabi in December 23. If I could take this opportunity to give a brief overview of India-Italy ties, because the exchanges between the two countries have been very. तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बेस्ट चैनल है।